दर्शकों नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इसी महीने 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में सफलतापूर्वक भारत ने आयोजित किया। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद भारत को इसका क्या फायदा होने वाला है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम विभिन्न बातों का जिक्र आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। जब G20 शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको ये बता देना ज़रूरी होता है कि G20 शिखर सम्मेलन की जब हम बात कर रहे हैं तो 24 साल पहले G20 का जो था वो गठन हुआ था और इन 24 सालों में अभी तक 18 शिखर सम्मेलन जो हैं वो हो चुके हैं। हम सभी भारतवासियों के लिए ये गर्व का विषय है कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 शिखर सम्मेलन में ये एक ऐसा शिखर सम्मेलन था जो एक अभूतपूर्व रहा है। इससे पहले शायद इतना जिक्र कभी भी वैश्विक मंच पर जो G20 देश हैं इनके शिखर सम्मेलन को लेकर नहीं होता था, क्योंकि भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा था और जाहिर है कि हर भारतीय के लिए गौरव के पल हैं। और जितना ये विषय महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट भी जो आज स्टूडियो में हमारे साथ पधारे हैं वो एक्सपर्ट भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपका परिचय आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए अपने एक्सपर्ट के साथ करा दूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी। दर्शकों में आपको बता दूं कि प्रोफेसर प्रमोद शर्मा पूर्व भारतीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में MBA डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। प्रोफेसर प्रमोद शर्मा प्रशासनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक विषयों की गहरी समझ बूझ रखते हैं और इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक उन्होंने 15 पुस्तकें जो हैं वो लिखी हैं और उनकी कुछ फेमस पुस्तकों का अगर मैं जिक्र करूं तो इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर, ये किताब जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन्होंने लिखी है। और G20 विषय पर हमने जो उनको आमंत्रित किया है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनकी एक नई किताब जो मार्केट में आने वाली है वो है G20 इंडियाज़ गोल्डन मोमेंट। प्रोफेसर प्रमोद शर्मा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत आपका। हमारे आपके लिए सभी के लिए गौरव का पल है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष। ऐसा कहा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद भारत का कद वैश्विक मानचित्र पर यकायक बढ़ गया है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और भारत ने इसके लिए मेहनत बहुत की है जी। इतने वर्षों में जहां भारत पहुंचा है, और कुछ ईश्वर का भी साथ है कि G20 भारत में हुआ जी और हमको इसकी प्रेसिडेंसी भी मिली। हालांकि इससे पहले भी ये 18वां सम्मेलन रहा है, शिखर सम्मेलन। इससे पहले भी सम्मेलन बहुत हुए हैं जी। पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ था, लेकिन जो एक मैनेज जिस पैशन के साथ और जिस विजन के साथ और जिस स्ट्रेटजी के साथ इसको इंडिया ने कोऑर्डिनेट किया, आयोजित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी, वो एक बड़ा, उसके अंदर एक बहुत मेहनत हुई है। और मोदी जी की पूरी टीम, जिसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जी और शेरपा अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा थे, जी, और हर्ष श्रृंगला जी जो भूतपूर्व फॉरेन सेक्रेटरी थे, एंड ही वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20। इन लोगों की बहुत, और अजीत डोभाल जी, एक 5-6 लोगों ने, जैसे इसरो ने चंद्रयान को, रोवर्स को मून तक भेजा, जी, उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इन 5 लोगों ने भारत को वैश्विक पटल पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत ने अपने परिश्रम से, अपने विजन से देश का कद दुनिया में बहुत बड़ा है जी। और आप तो जानते हैं कि आज हम तीसरी सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और वो दिन दूर नहीं जब भारत तीसरे नंबर पे आएगा। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं वैश्विक पटल पर, जिस दृढ़ता के साथ, जिस
नेतृत्व के साथ जी देश का आगे बढ़ना निश्चित है। जी। भारत के बारे में अक्सर ये कहा जाता रहा है कि ये एक ऐसा देश है जो संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाया। लेकिन इस इतने बड़े सफल आयोजन के बाद, जहां हमने, क्योंकि G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देशों का ये एक समूह है, उनको अपनी बात मनवाने का जो हौसला हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने दिखाया, और कहीं न कहीं जितने मुद्दे भारत ने उठाए उससे वैश्विक समुदाय जो था वो भारत की हाँ में हाँ मिलाता नजर आया, उससे सहमति भरता हुआ नजर आया। तो ये जो कहा जाता था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें संभावनाएं तो बहुत हैं लेकिन अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि जिस कूटनीति और जिस समझदारी के साथ ये आयोजन हुआ है, शायद वैश्विक समुदाय का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण था वो बदलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बदलने वाला है। और जैसा आपने कहा G20 का किसी दौर में G7 हुआ करता था जी, फिर वो G8 बना जब रशिया आया, फिर रशिया बाहर निकला। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो ये जो बड़े शक्तिशाली देश थे इनको ये लगा कि हमारा गुजारा डेवलपिंग इकोनॉमीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज के बिना नहीं है। अगर सभी अमीर आपस में ही बातें करते रहेंगे 6-7 लोग, तो वो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए G20 पे आए और G20 में इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज सभी को लेकर, और जो आज का जो परिवेश है, संक्षिप्त में 5-6 सीज हैं जिनके ऊपर आज का परिवेश चल रहा है जी। सबसे पहले सी फॉर चाइना, कोविड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लाइमेट, ये सब सीज से आज का परिवेश बन रहा है। थ्रेट ऑफ चाइना, थ्रेट ऑफ कोरोना, कोविड, क्लाइमेट, और कुछ काफ़ी लिटरेरी लोग रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया कि ये G20 कैसा रहा। तो किसी ने कहा कि दिस वाज ग्रीन G20, पूरा फोकस क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी पर, ग्रीन डेवलपमेंट पर रहा। बिल्कुल जी। और किसी ने कहा कि ये पीपल्स G20 था, मींस भारत इस G20 को देश के कोने कोने में ले गया। जी हाँ, और प्रधानमंत्री महोदय ने खुद भी कहा कि ये G20 समिट तो है लेकिन हमने इसे G140 करोड़ बना दिया। बिल्कुल, डेफिनेटली हर व्यक्ति तक इस बात बल्कि शशि थरूर का मैं वर्डिंग पढ़ रहा था जी, फॉरेन एक्सपर्ट है वो, तो ही सेड कि भी दिस G20 इज पीपल्स G20 जी। और जो भारत की बात आपने कही, भारत ने तो इसमें जितना दोहन भारत कर सकता था, भारत ने अपनी पूरी भुजाओं को फैलाकर G20 का अपने लिए दोहन किया जी। और मोदी जी की स्टेटमेंट थी इसके बारे में कि G20 इज फॉर ग्लोबल गुड जी। और इसी के चलते हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम जी का बेस टैग लाइन G20 को दिया। जी। और हालांकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा है जी। और भारत की जहां हिस्टोरिक टाइज रशिया के साथ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि भारत देशों के आगे हाथ फैलाता है, भारत ने यह काम कभी नहीं किया, लेकिन भारत के पास 4-5 डीज ऐसे हैं कि आज भारत जिस विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है, वहां हर एक देश को भारत की जरूरत है। जी। D फॉर डेमोक्रेसी एंड D फॉर डेमोग्राफी। इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन, नौजवान देश है। बिल्कुल। डिमांड, हर चीज की डिमांड भारत में है और देशों का निर्यात आयात भारत की मार्केट के बिना नहीं हो सकता है। और चौथा D डिजिटल, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और देशों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकले हैं। जी। तो इसके चलते भारत की जो मांग है वो हर देश को है और शायद इसीलिए अमेरिका और रूस और चीन तीनों के बीच में, जैसे हॉकी का प्लेयर डी में खेलता है बिल्कुल गोल करने के लिए, भारत उस तरीके से G20 में खेला जी। और हमने गोल भी किया। अमेरिका भी सेटिस्फाइड था, रशिया भी
और चाइना भी। और जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आई बाद में, तो बहुतों ने कहा जी डिक्लेरेशन नहीं आ सकेगी जी क्योंकि चाइना नहीं मानेगा, रशिया नहीं नहीं मानेगा। मानेगा, ये नहीं मानेंगे। जी लेकिन जो हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड था, और मैंने जैसे आपको कहा कि 5 लोग हमारे जी जो टॉप के जिनके नाम लिए, जी बिल्कुल ये उन सब लोगों ने बड़ा स्किलफुल इंडिया के विजन को, इंडिया के प्रोग्राम को, इंडिया की डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को सबको चैनलाइज करते हुए भारत के लिए एक जबरदस्त ब्रांड बिल्डअप किया है जी। भारत। और प्रोफेसर साहब, अपने अध्यक्षीय भाषण में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि ये जो ग्लोबल जिसे कहते हैं कि एक डेफिसिट आ गया है, ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, इसे कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भविष्य जो है उसमें युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है, हमें म्यूचुअल हेल्प करनी पड़ेगी, परस्पर सहयोग करना पड़ेगा, और तभी जो है सभी का भविष्य सुनहरा होगा। तो उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी G20 कहीं ना कहीं 2 भागों में बंटा हुआ नज़र आ रहा था। एक तरफ US और हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ खड़ी थी, दूसरी तरफ जो रूस था वो अपने इरादों पर अटल था। तो ऐसा लग रहा था कि G20 शायद बिखर जाएगा, या G20 का अगला शिखर सम्मेलन जो है वो इतना सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन भारत ने, जिसे कहते हैं कि अपनी कूटनीति के माध्यम से और वैश्विक समुदाय को इकट्ठा करते हुए, और ये ग्लोबल जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है इसको रिड्यूस करने की जो सबसे अपील की और लोगों ने इसे माना, ये मुझे लगता है कि बहुत एक सफल, जिसे कहते हैं कि एक तरीका रहा भारत का वैश्विक समुदाय को भविष्य की ओर देखने का। जैसा आपने पहले कहा कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र पर ये जो शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन हुआ, और एक बहुत बड़ी बात कही, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। और कहीं ना कहीं वैश्विक समुदाय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वक्तव्य के साथ सहमति व्यक्त करता हुआ नजर आया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इनिशियली G7 था, G8 था जी, उनका एजेंडा पॉलिटिक्स था। G20 की जरूरत इस वजह से पड़ी कि हमको एजेंडा इकोनॉमिक चाहिए। जी, हालांकि दुनिया में पॉलिटिक्स डिसाइड्स एवरीथिंग, जो भी निर्णय होते हैं वो राजनीतिक रूप से लिए जाते हैं, जी, बट पॉलिटिक्स इज डिसाइडेड बाय इकोनॉमिक्स ओनली। जी, अर्थशास्त्र ही राजनीतिक शास्त्र को परिभाषित करता है। जी, बेशक निर्णय वैश्विक पटल पर राजनीति के द्वारा लिए जाते हैं। जी, तो ये पड़ा, और पहले से नेटो एंड वार्सा ग्रुप का आपको पता है, जी, अमेरिका रूस कोल्ड वॉर, वही चीज़ें आगे बढ़ती गई। ट्रस्ट डेफिसिट था, लेकिन मोदी जी ने जितने भी कंट्रीज थी सबके साथ लाइन अप करके, सिर्फ कनाडा को छोड़कर जी, भारत ने सबको कुछ ना कुछ लाइन अप करने के लिए ट्रस्ट बिल्डअप किया, और अंत में जो हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकला जी, उसके ऊपर सारी कंट्रीज एक मत थी कि हमको डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन और डायलॉग, इन्हीं के द्वारा जो है वो चीज़ों का समाधान हो सकता है। जी, अब रशिया यूक्रेन युद्ध 19 या 20वें महीने में प्रवेश कर गया है। बिल्कुल, किसको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, जी, सिर्फ बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, लोगों का मौत, और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, और वैश्विक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जी, क्योंकि यूक्रेन तो फूड ग्रेन बोल ऑफ वर्ल्ड जी, है, जी, जी, और इससे आने वाले समय में पॉवर्टी तो आएगी आएगी, फूड ग्रेन की भी समस्या पैदा होने वाली है, जिसको इन्होंने G20 में एड्रेस किया भी। जी, सर, और G20 में तो अब साफ तौर पे 2 पिलर बना दिए हैं। एक शेरपा ग्रुप है, जी, और एक फाइनेंस मिनिस्टर्स का है। फाइनेंस मिनिस्टर्स का ग्रुप पूरी तरह से इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस करता है, जी, बिल्कुल, और जो शेरपा ग्रुप है, जिसके हमारे अमिताभ कांत शेरपा मीन्स पॉइंट मैन ऑफ द कंट्री फॉर G20। भाई G20 के लिए आपका एक आदमी कौन होगा? जी, तो हमारे अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत, तो शेरपा ग्रुप में जो डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस होती हैं, वो जो वैश्विक समस्याएं हैं आज, जी, पोल्यूशन की है, फूड स्केर्सिटी की है, टेररिज्म की है, और ग्लोबल वार्मिंग की है, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। एग्रीकल्चर की है, इंडस्ट्रीज़ की है। लेकिन जो दूसरा आपका फाइनेंस ग्रुप है, जी, वहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल
एस्पेक्ट ही डिस्कस होता है। जी, तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारा किया और क्योंकि इकोनॉमी की ज़रूरत आजकल सबको है, बिल्कुल। मार्केट की ज़रूरत सबको है, जी, सब आज वैश्विक इकोनॉमीज बनना चाहते हैं और वो तब होगा जब ट्रस्ट होगा, जी, आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इवन अमेरिका चाइना के बिना नहीं चल सकता है जी, और चाइना अमेरिका के बिना नहीं चल सकता है, और ये दोनों कंट्रीज भारत के बिना नहीं चल सकती है। जी। और हमने देखा कि इस G20 शिखर सम्मेलन से पहले और इसके दौरान कुछ बायलैटरल जो थे वो टॉक्स भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चाहे वो बातचीत थी, चाहे वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ थी, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत थी। तो इन बायलैटरल टॉक्स का आपको क्या लगता है कि भविष्य में भारत को कुछ फ़ायदा होने वाला है? भारत को बिल्कुल फ़ायदा होगा। भारत तो देखिए एक अपने आप में एक ताकत बनकर भारत उभरा है, जी, और वैसे भी जिसके पास इकोनॉमिक माइट है वो स्वयं ही एक नेतृत्व के स्थान पर आ जाता है। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो आपकी ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, जी, साउथ अफ्रीका है, हम ब्रिक्स में भी मेंबर हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, क्वाड में हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हैं। जी, क्योंकि चाइनीज थ्रेट आज सबको है, अमेरिका तक को चाइनीज थ्रेट सामने पेश आ रही है। जी, बिल्कुल। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अमेरिका का भारत के साथ आना स्वाभाविक है, और भारत की जो मार्केट है या फिर भारत की जो इकोनॉमिक माइट है उससे भारत अपने आप भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है। और आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम लोग हैं, जी, न्यूक्लियर ग्रुप में टॉप 5 में हम हैं, स्पेस में हम टॉप 5 में हम हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लीडरशिप हमारे पास स्ट्रांग है। और एक बात, जो भारत की जो डेमोक्रेसी है, जी, इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। जी, हालांकि अमेरिका अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट। जी, पर अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट, जी, तब भी हम गलत नहीं है। हम चाणक्य के टाइम से लेकर डेमोक्रेटिक वे में जी रहे हैं। जी, तो लोकतंत्र जो भारत का है जितना खूबसूरत, ये वो किसी सुदृढ़ अन्य है। देश के पास जी, नहीं है। जी। और विमेन लेड डेवलपमेंट, वो भी मोदी जी ने इस G20 में थीम दिया था, जी हाँ, और उसका अनुसरण भी बहुत जल्दी तुरंत, कर दिया। बिल्कुल। जी, जी, वो भी उन्होंने किया। प्रोफेसर शर्मा, एक और बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं और हमारे दर्शक जो आपसे जानना चाहेंगे कि इस G20 शिखर सम्मेलन की एक सबसे जो विचित्र बात रही, इससे पहले जितने भी 17 शिखर सम्मेलन हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बैठकें होती थी, इसमें 200 बैठकें हुई, बिल्कुल, और लगभग भारत के हर राज्य में बैठकें हुई, और लगभग विभिन्न देशों के 1 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि जो थे आए। उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और भारत की संस्कृति जो उनको देखने का मौका मिला, जो वैश्विक समुदाय को भारत की समृद्ध संस्कृति से जो परिचय कराया, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल, देखिए जो पहले होती थी देशों में इवेंट्स G20 की, जी, तो जब G20 का समिट होता था और एक छोटी मोटी 2-4 मीटिंग्स होती थी। जी, इस बार मोदी जी ने ये प्लान किया कि हम इसको देश के कोने कोने में ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जी, और 32 सेक्टर्स, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लगभग हर रूरल थीम डेवलपमेंट, पर। हर जी, थीम पर फोकस जी, किया, जी, 32 थीम, और तकरीबन 60 प्लेसेस जी, और 200 मीटिंग्स। इवन जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल, उन्होंने टूरिज्म के ऊपर कॉन्फ्रेंस करवाई, जी, बहुत से विदेश के लोग आए। बिल्कुल, हमारे धर्मशाला में जी, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव की बैठक धर्मशाला में हुई। बिल्कुल, हिमाचल इज अ पार्ट ऑफ G20 दैट वे। जी, जी, और कितने लोग यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि दुनिया में 2 किस्म की पावर है, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। जी, इंडिया जो भारत का फोकस है वो हमेशा सॉफ्ट पावर पर रहा है। हमने, अगर आप देखें G20 में, जी, मोदी जी ने 5-6 चीज़ों को, हालांकि हर प्रदेश की खूबसूरती को उन्होंने दिखाया, लेकिन G20 की जो बैठकें हुई जी, उसमें 5 चीज़ें अगर आपने देखी होगी। नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय वर्ल्ड का, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी के साथ हमारा जिसको जो बाइडेन ने भी कहा भी ये क्या है, जी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय है, जी, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत के अंदर शिक्षा का मादा उतना था। जी, फिर उन्होंने
कॉस्मिक डांस लॉर्ड शिवा का नटराज, जी जो भारत मंडपम बना 2700 करोड़ रुपए का, जी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना, उसके बाहर उन्होंने नटराज की मूर्ति बहुत सुंदर लगाई। तो जी एक कॉस्मिक डांस जो शिवा का था उसको उन्होंने दिखाया। जब वो राजघाट पे गए तो हर एक देश के नेता ने महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में जिस कुटिया में जी हाँ, रहते वो थे पीछे बैकग्राउंड में वो वहां नजर आ उन्होंने रहा था। नॉन वायलेंस और को प्रमोट किया जी और हर एक को बताया भी गांधी जी का संदेश नॉन वायलेंस का जी क्या है। और इसके अलावा उन्होंने ये सब चीज़ें कोणार्क का सन टेम्पल उड़ीसा का, जी काल चक्र को दिखाते हुए चोला वंश का, जी तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर थी उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। जी और जो आर्ट गैलरी थी, हिमाचल का भी स्टॉल लगा था, जी हिमाचल की भी जितने भी मेन चीज़ें थी वहाँ दिखाई गई। जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने क्या किया है ये देखकर जो बाइडन हो गए और ऋषि सुनक हो गए जी और फ्रांस के प्रधानमंत्री हो गए, सब के सब लोग हैरान रह गए कि भारत ने, क्योंकि अगर आप भारत को देखें, जी श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन, जापान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, जी हर जगह हाल बहुत बुरा है। बिल्कुल। भारत बीच में एक लाइट हाउस की तरह जी खड़ा है और उसकी लाइट अमेरिका तक जा रही है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। और डिजिटलाइजेशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा हर गरीब देश को मिलना चाहिए और कोई भी देश इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन एक आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये संदेश भी उन्होंने विश्व समुदाय को दिया। बिल्कुल। भारत ने तो वैसे भी जो ये पूरा प्रदर्शनी लगी है जी उसका मकसद ये एक था कि जहाँ डिजिटाइजेशन करेंगे करप्शन कम होगी, जी डिलीवरी आपकी फास्ट होगी और लोगों का जो एक कनेक्ट है वो भी डेवलप होगा और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जी और ये काम कोरोना टाइम में भी जो कोरोना डिप्लोमेसी थी हमारी, जी 100 से ज़्यादा कंट्रीज को, जी क्योंकि ये पूरा कोरोना के परिवेश में ये G20 हुआ, पेंडेमिक जिसने इतना हिट किया ग्लोबल जी। इकोनॉमी को, तो ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी जी ने जो ब्रांड मोदी है या इंडिया ब्रांड है या भारत ब्रांड है, उसको 100 देशों से ज़्यादा जगह वैक्सीन पहुंचाकर लोगों को मरने से बचाया। क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत कम रह गया और आप बहुत एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ इस चर्चा को ले जा रहे हैं कि परस्पर सहयोग की बात वही देश कर सकता है जिसने सहयोग किया हो, और वो भी कोविड जैसे काल में लगभग 100 देशों की हेल्प जो है वो इंडिया ने की है। साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनवाकर उसमें शामिल करवा के, क्या ये जो 100 देशों की कोविड टाइम में हेल्प करना या अफ्रीकन यूनियन के 55 देश जो हैं अब G20 का हिस्सा बन गए हैं, क्या हम, समय बहुत कम है हमारे पास, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने की अब भारत नज़दीक है, उस ओर चल पड़ा है? बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में जी एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन होना अनिवार्य है जी और भारत बहुत अरसे से इस बात के लिए दरवाजों को खटखटा रहा है। जी और 2 तो हमारे इंटरनेशनल डे और नॉन वायलेंस और योगा डे यूएन एक्सेप्ट किए। जी मुझे लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को लाने से, और मेरा ख्याल भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगल हैंडेडली कंसेंसस डेवलप करके अफ्रीकन यूनियन को एंट्री दिलाई G20 में, और आने वाले समय में जब कभी वोटिंग होगी जी तो 55 वोट अफ्रीकन यूनियन के पास रहते हैं। ये वोट कहीं ना कहीं भारत को यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सदस्य बनने में हर हालत में मददगार सिद्ध होंगे। और भारत जो ये इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज है जी साउथ अफ्रीका की, जी उसका लीडर बना है। और हमने चाइना को भी काउंटर किया है, क्योंकि चाइना का इंट्रूजन साउथ अफ्रीका में, यानी कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका तो एक कंट्री मेंबर है, जी कॉन्टिनेंट में बस बहुत इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है, इतना गंभीर है, जिसे कुछ देर में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देखते रहिए DD हिमाचल।